हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हर्षित क्लासेस। मैं हूं सचिन सर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और अगर आप बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर रिसोर्स का मतलब क्या होता है। हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स। यानी एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। पर शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो चीज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। यानी हम अगर किसी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यूजफुल बनाना चाहते हैं, तो आज के समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके हम उसे एज अ रिसोर्स यूज कर पाए, और वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए। यानी हमारी पॉकेट ज़रूर अलाउ करे, वो अफोर्डेबल होना चाहिए कि कहीं हम रिसोर्स को निकाल लें और उसे यूज़ करने में इतना खर्चा कर दें कि वो हमारे लिए वर्थ इट ना बचे। लास्ट चीज़, कल्चरली एक्सेप्टेबल, सोसाइटी उसको ज़रूर एक्सेप्ट करे। हम ऐसा कुछ ना करें जिससे सोसाइटी डैमेज हो या एनवायरनमेंट डैमेज हो और उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो हमें तीनों बातों का ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी चीज़ को रिसोर्स समझेंगे तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल जरूर होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल पॉइंट को भूल जाते हैं, तो इसको जरूर हाईलाइट कर लेना और याद रखना। फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ अगर ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स के साथ इंटरैक्ट करना है तो उसे तीन चीजों को जरूर इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले नेचर, फिर नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज को हम टेक्नोलॉजी का यूज करके और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन हम उन्हें रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। अब हमारे पास आता है रिसोर्स का फैमिली ट्री, यानी रिसोर्स क्लासिफिकेशन। हम रिसोर्स को सबसे पहले दो टुकड़ों में बांटते हैं, नेचुरल और ह्यूमन। अब नेचुरल का फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। आखिर रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल का मतलब होता है वो कोई भी चीज जो आपको आसानी से वापस मिल जाएगी, यानी जिसका भी कंटिन्यूअस फ्लो हो, लाइक वाटर, विंड, सोलर एनर्जी, जो इजीली अवेलेबल है और इजीली रिप्लेनिश हो सकता है। फिर आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल है वेजिटेशन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, और वाइल्ड लाइफ में एनिमल लाइफ। फिर आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल्स में एग्जांपल है मेटल्स, क्योंकि हम मेटल्स को रिसाइकल करके उनका रीयूज कर सकते हैं। पर नॉन रिसाइक्लेबल में आते हैं फॉसिल फ्यूल, जो एक बार धरती से खत्म हो गए तो उन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग सकता है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, लाइक बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, रोड, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। याद करने की ट्रिक है OEOS, यानी ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस। फिर हम रिसोर्सेज का और क्लासिफिकेशन करते हैं ओनरशिप और स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बेस पर। ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिस पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप का ही ऑलरेडी अधिकार हो। कम्युनिटी रिसोर्सेज जैसे पब्लिक, पार्क्स, विलेजेस, जिस पे पूरी की पूरी कम्युनिटी और सोसाइटी का हक होता है, जिसे हम मिलजुल कर बांट कर इस्तेमाल करते हैं। नेशनल रिसोर्सेज लाइक ट्रेन्स, रोड्स, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, ये सब हमारी धरोहर है, हमें इसे मिल बांट कर सेफली यूज करना चाहिए। और कहां तक? एवरीथिंग विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज प्लस 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ द ओशन। यानी किसी भी कंट्री का ओशन बाउंड्री कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल्स का। यहां तक जो भी चीजें हैं वो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर में आती हैं। फिर इंटरनेशनल, तो ओपन सी, जहां पर सभी कंट्रीज अपने बिजनेसेस और ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, जो कहां से शुरू होता है? बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। फिर और भी कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज हम किन्हें कहते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक रीजन्स में पाए तो जाते हैं लेकिन आज भी हम उनका फुली यूज करना नहीं सीख पाए हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में यूज होने वाली सोलर और विंड एनर्जी, अभी भी इनमें बहुत पोटेंशियल है बड़े लेवल पे यूज किया जाने का। फिर आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज।
जिनके लिए ऑलरेडी हमने सर्वे किया है, क्वालिटी, क्वांटिटी और मैपिंग करा है, जिसे हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। एग्जाम फोकस के लिए स्टॉक वर्सेस रिजर्व, रिजर्व क्या होता है? स्टॉक रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी है ही नहीं उसे यूज करने की। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन को अभी हमने H2O से एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी है। रिजर्व, जिसके लिए टेक्नोलॉजी है पर फ्यूचर के लिए हमने उसे बचा रखा है, लाइक वाटर इन डैम्स एंड फॉरेस्ट। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? आखिर हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्या है? तो रिसोर्स प्लानिंग की सबसे बड़ी जरूरत है, क्यों? क्योंकि नेचर रिसोर्सेस को हमें फ्री देती है, ये एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। लेकिन फ्री गिफ्ट की वजह से ह्यूमंस ने इसका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यूज कर लिया है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें डैमेज होती जा रही है और खत्म होती जा रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डिप्लिटेशन फॉर द ग्रीड ऑफ फ्यू। सिर्फ कुछ लोगों के लालच की वजह से रिसोर्सेस अब बहुत कम रह गए हैं। महात्मा गांधी ने भी कोट किया है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। यानी इस धरती पर अगर इंसान की जरूरत को देखा जाए तो सब कुछ है, पर किसी के लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, सोसाइटी डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। यानी कुछ लोगों के पास इनफ और इतना ज्यादा रिसोर्स है कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं, बट देयर आर सम पीपल जो अभी भी इसकी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एंड लास्ट, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लिटेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम सामने आने लगी हैं। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? इसका ग्लोबल सॉल्यूशन निकाला गया कि 1992 में रियो डी जेनेरियो, जहां पर अर्थ समिट करी जाती है, जहां ऑलमोस्ट 178 कंट्रीज जाती हैं, सभी लोग वहां पे मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि उन्हें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है। एक्शन क्या लिया जाता है? वो एजेंडा 21 को अपनाते हैं, जिसके अंदर उन्होंने एम रखा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, पॉवर्टी से निपटने का, डिजीज से निपटने का। कब? 21st सेंचुरी के अंदर। हम रिसोर्स प्लानिंग क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के अंदर कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स हैं, पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास बहुत कम रिसोर्स हैं या फिर नहीं है। इससे बचने के लिए हम रिसोर्स प्लानिंग को जरूर अपनाते हैं और 3 स्टेप्स में डिवाइडेड करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड सर्वेइंग, मैपिंग, मेजरिंग एंड एस्टिमेटिंग द रिसोर्सेस अक्रॉस रीजन। हम पूरी कंट्री का एक मैप तैयार करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस स्टेट के पास ज्यादा रिसोर्सेस है, कौन से रिसोर्सेस हैं, उसके हिसाब से हम डेटा तैयार करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, राजस्थान का एग्जांपल लिया जाए तो उनके पास सोलर और विंड एनर्जी तो बहुत है, पर उनके पास पानी की कमी है। दूसरी चीज, अगर हम एग्जांपल लें अरुणाचल प्रदेश का, तो उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा कमी है। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? इवॉल्व करते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम राइट टेक्नोलॉजी, राइट स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन का यूज करके एक एग्जैक्ट प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि पूरी कंट्री डेवलप हो सके। और यह बात जरूर ध्यान में रखते हैं कि नेशनल प्लान्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी हम रीजनल डेवलपमेंट के साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक लैंड रिसोर्सेज। इसका इंडिया में किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है? इंडियाज लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। एग्जाम्पल के लिए हम प्लेन्स की बात करते हैं। जितने भी प्लेन्स एरिया हैं जो रिवर साइड पे हैं, वो 43% के एरिया पे डिवाइडेड है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर 30% जो एरिया है वो हम रिवर्स, माउंटेन्स और टूरिज्म इकोलॉजी के लिए यूज करते हैं। लास्ट 27% जो जमीन है वो प्लेट्यूज के कवर में है, और प्लेट्यूज रिच इन मिनरल्स होते हैं, जहां से हमें कई सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब मिलते हैं। फिर नेट सोन एरिया क्या होता है? फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड वेयर क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड, यानी पूरे एक साल के अंदर जहां पर हमने असलियत में खेती करी होती है, उसे हम नेट सोन एरिया के अंडर काउंट करते हैं। फिर आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर
प्लस NSA, यानी नेट सोन एरिया को मिलाकर और उसी जमीन पर एक बार से ज्यादा एक साल में खेती की गई हो तब हम उसे ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंदर काउंट करते हैं। याद रखने का तरीका, ग्रॉस क्रॉप्ड मतलब अगर एक साल में एक ही जमीन पर 2 बार क्रॉप उगाया गया हो तो उसको 2 बार काउंट करेंगे। हम किस तरीके से लैंड को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और किस तरीके से हमें उसे बचाना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? माइनिंग, क्वेरिंग। इसकी वजह से जमीन में बहुत ज्यादा स्कार्स हैं, यानी जमीन धीरे धीरे अपनी सॉइल के टेक्सचर को लूज करती जा रही है। एग्जाम्पल के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये काफी रिच इन मिनरल स्टेट्स हैं, बट यहां पर बहुत ज्यादा माइनिंग होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हैं। ओवर ग्रेजिंग प्रॉब्लम्स हमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में देखने को मिलती हैं। और ओवर इरिगेशन कॉज वाटर लॉगिंग, इंक्रीजिंग सैलिनिटी इन दी वाटर। स्टेट्स, इसमें पंजाब, हरियाणा जो रिच और वेस्टर्न यूपी का पार्ट जो काफी ज्यादा रिच इन एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, वहां पे ये प्रॉब्लम फेस करी जा रही है। और इंडस्ट्रियल डस्ट एंड एफ्लुएंट्स, ये हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है जिन इलाकों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है। इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे बड़ी चीज, गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए और नॉर्म्स बनाने चाहिए जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रॉपर मैनेजमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ग्रेजिंग के लिए, और हमें शेल्टर बेल्ट और थॉर्नी बुशेस जैसे एक बेल्ट क्रिएट करनी होगी जिससे सॉइल इरोजन रुक सके। और वाटर का यूज काफी ज्यादा कम करना पड़ेगा, सही और ओनली बेनिफिशियल यूज करना पड़ेगा ताकि ज्यादा वाटर डिस्ट्रॉय ना हो। और प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, और फैक्ट्रीज जो अपना इम्प्रॉपर या इनट्रीटेड कह सकते हैं वेस्ट रिलीज कर देते हैं वाटर के अंदर, जिससे एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय होता है, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय होता है, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट के बिना ना छोड़ा जाए। सॉइल एज अ रिसोर्स, किसी एक सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सिर्फ एक लेयर को क्रिएट होने में। अगर हम सॉइल की लेयर को समझें तो टॉप सॉइल जो सबसे अपर सॉइल होती है, जहां पे आप कोई भी प्लांट या रूट्स या ग्रासेस वगैरह ग्रो करते हैं, वो वाला पार्ट। सब सॉइल जो वेदर्ड रॉक्स होते हैं, सैंड ऑन स्लिट के लिए होता है, ये वाला पार्ट। फिर सबस्ट्रेंटम, वेदर्ड एंड पेरेंट रॉक मटेरियल, यानी पेरेंट रॉक से लीज टूटे हुए मटेरियल जहां बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। और लास्ट में बिल्कुल अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक होता है, जहां से ये सारी मिट्टी का डेवलपमेंट होता है। मिट्टी के फीचर्स कहां से आते हैं? हमेशा उसके बेड रॉक से। अब हम सॉइल टाइप्स पढ़ेंगे, इंडिया में पाई जाने वाली कुछ मेजर एंड इंपॉर्टेंट सॉइल्स के बारे में। सबसे पहले है एलुवियल सॉइल, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, मोस्टली वाइड स्प्रेड सॉइल है। कहां पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन मतलब इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो कोस्टल डेल्टास के रीजन है, यानी अगर हम ध्यान से देखें इस रीजन में सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है। हाईली फर्टाइल होती है, इसलिए ये दोनों इलाके जो हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड हैं। इस मिट्टी के अंदर पोटाश, फास्फोरस और एसिड लाइम जैसी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये शुगर केन, पैडी और वीट उगाने के लिए सबसे आइडल मानी जाती है। एज के हिसाब से हम इसका डिवीजन करते हैं। जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, जिसके अंदर लेस कैल्सेरियस कंसंट्रेशन होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और ये हाईली फर्टाइल होती है। बट बांगर, इसमें कंकड़ की मात्रा ज्यादा रहती है। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है और ये लेस फर्टाइल होती है। फिर ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। लोकेशन, ये डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है, बेसाल्टिक रॉक से बनती है, और ये इसमें महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, ये सब इलाके पाए जाते हैं, जो पूरा डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। हाईली मॉइस्चरस होती है, काफी ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। रिच इन कैल्शियम होती है, कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटाश इसमें पाया जाता है। बट जब ये ड्राई हो जाती है, ड्राई फॉर्म में इसमें काफी ज्यादा डीप क्रैक्स देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे रेड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल और एरिड सॉइल के बारे में। रेड एंड येलो सॉइल ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है। कैसे इलाकों में? जहां पर
कम बारिश देखने को मिलती है। लाल क्यों रहती है? क्योंकि इसके अंदर आयरन डिफ्यूजन रहता है। और येलो कब होती है? जब इसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी हाइड्रेटेड फॉर्म में ये येलो हो जाती है। लेटेराइट सॉइल की बात करेंगे। लेटेराइट सॉइल का नाम लैटिन वर्ड लेटर से आया है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। बारिश से इसके न्यूट्रिएशन काफी ज्यादा धुल जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें इंटेंस लीचिंग हो जाती है और ये एसिडिक हो जाती है नेचर में, और इसमें ह्यूमस पुअर रहता है। ये टी कॉफी उगाने के लिए काफी ज्यादा बेस्ट सॉइल मानी जाती है। केरला और कर्नाटका के रीजन में पाई जाती है। रेड टू ब्राउन, सैंडी टेक्सचर, सलाइन एंड सॉल्टी इन नेचर। अगर हम बात करें एरिड सॉइल की, तो ह्यूमस की कमी होती है, मॉइस्चर नहीं रहता है क्योंकि बारिश नहीं होती इन इलाकों में ज्यादा, और फास्ट इवेपोरेशन रेट रहता है। लोअर लेयर्स हैव कंकर विच रिस्ट्रिक्ट वाटर इनफिल्ट्रेशन, यानी सॉइल की एक लेयर के नीचे काफी कम मात्रा में पानी जा पाता है। नीड प्रॉपर इरिगेशन टू बी कल्टिवेटेबल, यानी अगर हम इस पर कुछ उगाना चाहें तो हमें प्रॉपर सॉइल ट्रीटमेंट, इरिगेशन की फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन के कुछ टाइप्स हैं, यहां पे 3 टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहला है गली इरोजन। जब वाटर सॉइल्स के बीच में से होकर बहता है और डीप चैनल्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मिट्टी काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हम बैडलैंड घोषित करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चंबल में जो रेवेंस है। फिर शीट इरोजन, इसके अंदर सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो ही पूरी रिमूव हो जाती है वाटर के साथ। और लास्ट में है विंड इरोजन। विंड क्या करती है? स्लोली, धीरे धीरे सॉइल की टॉप लेयर को रिमूव करती रहती है। इससे बचने का सॉल्यूशन क्या है? हम कॉन्टोर प्लगिंग कर सकते हैं। प्लगिंग अलोंग कॉन्टोर लाइंस टू डी एक्सेलरेट वाटर फ्लो, यानी पानी धीरे बहे और मिट्टी को साथ ना ले जा पाए। कटिंग स्टेप्स, हम स्टेयर केस फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं, जिससे पानी का फ्लो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं? लीविंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस बिटवीन क्रॉप्स टू ब्रेक द विंड फोर्स, यानी हम फसल को स्ट्रिप के हिसाब से उगा सकते हैं ताकि विंड का फ्लो स्लो हो जाए और सॉइल ना इरोड हो। लास्ट में हम शेल्टर बेल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी ट्रीज को एक लाइन में प्लांट करके सॉइल को इरोड होने से रोक सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बांगर और खादर के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। खादर इज न्यू एलुवियल सॉइल, इसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, हाईली फर्टाइल होते हैं। वहीं अदर हैंड बांगर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल और ये हाईली कंसेंट्रेशन होती है कंकर नॉड्यूल्स में और लेस फर्टाइल होती है। एजेंडा 21 क्या है? इसे दुनिया के लीडर्स ने 1992 में साइन किया था। किस लिए साइन करा था? एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। कहां पर? रियो डी जेनेरियो के अंदर। इसका एम क्या था? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज। और डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेस। स्टॉक क्या है? ऐसे मटेरियल्स जिनमें पोटेंशियल तो है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने का, बट वी डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हमारे पास इनफ या सही टेक्नोलॉजी नहीं है उनको डेवलप करने की और उनको एक्सेस करने की। वहीं पे रिजर्व की बात करें, ऐसे हैं रिसोर्सेज जिनको हमने डेवलप तो कर लिया है और वो एग्जिस्ट भी करते हैं, बट हमने उन्हें फ्यूचर की नीड्स के लिए बचा के रखा है। क्या तरीका होगा आंसर राइटिंग का? आपको हमेशा फ्लो चार्ट जैसी चीजों का यूज करना है। एक आइडियल आंसर में आपको पहले इंट्रो बताना है, बेसिक नीड्स, कौन सी चीज कहां से तैयार होती है, फिर आपको हेडिंग में सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है और इस तरीके से आप एक प्रॉपर फुल 5 मार्कर लिख सकते हैं। लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये एक पूरा क्विक रिवीजन नोट है जिसके अंदर रिसोर्सेस क्या होते हैं, सबसे पहले उनकी डेफिनेशन एंड प्लानिंग, हम इससे याद कर सकते हैं नीड्स, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। फिर इससे बचने के लिए ग्लोबल लीडर्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया कब? 1992 में, एजेंडा 21। प्लानिंग कैसे करते हैं? हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं 3 स्टेप्स के अंदर, आइडेंटिफाई, स्ट्रक्चर और मैच करते हैं इवॉल्व प्लानिंग के साथ। फिर क्लासिफिकेशन देखें तो हमने नेचुरल में और ह्यूमन में डिवाइड करा था। नेचुरल मतलब लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, ह्यूमन मतलब स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। रिन्यूएबल रिसोर्सेस जिसमें सोलर, विंड,
नॉन रिन्यूएबल जैसे फॉसिल फ्यूल, और इंडिविजुअल नेशनल स्टॉक और रिजर्व। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जैसे आपका घर, नेशनल रिसोर्सेज जैसे रोड, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज एटसेट्रा, और स्टॉक रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल तो है पर हमारे पास उनको यूज करने की करंट टेक्नोलॉजी नहीं है। और रिजर्व रिसोर्सेज सबसेट है, यानी फ्यूचर यूज के लिए हमने बचा के रखा है उन्हें। फिर आएंगे सॉइल इरोजन और सॉइल टाइप्स पे। तो एलवीएल सॉइल इस जिसको हम दो में डिवाइड करते हैं, खादर एंड बांगर। खादर न्यू होती है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ज्यादा फर्टाइल होती है। अदर हैंड बांगर है, ओल्ड, उसमें कंकर की मात्रा ज्यादा होती है और वो लेस फर्टाइल होती है। ब्लैक सॉइल क्लेई होती है, ज्यादा मॉइस्चर रिटेन करती है और बेसाल्टिक रॉक से बनती है। रेड एंड येलो सॉइल की बात करें, आयरन डिफ्यूजन की वजह से रेड रहती है और ज्यादा हाइड्रेटेड फॉर्म में वो येलो हो जाती है। लेटेराइट सॉइल हाई लीचिंग होती है, इंटेंस रेन होनी चाहिए उस इलाके में। और एरिड सॉइल सैंडी, सलाइन और ड्राई क्लाइमेट में पाई जाती है। कंजर्वेशन क्या है इसको बचाने का तरीका? उससे पहले इरोजन, इरोजन तीन टाइप का है, गली, शीट और विंड। गली इरोजन में डीप चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से बैडलैंड क्रिएट होती है। शीट इरोजन में टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है और विंड इरोजन में धीरे धीरे सॉइल रिमूव होती रहती है। कंजर्वेशन का तरीका, हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, कॉन्टोर बैरियर बना सकते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं और शेल्टर बेल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बचाने का तरीका, शेल्टर बेल्ट्स या फिर एफॉरेस्टेशन का यानी ट्री प्लांट करके भी हम सॉइल को बचा सकते हैं, थॉर्नी बुशेस की बेल्ट प्लांट कर सकते हैं और माइनिंग और ग्रेजिंग जैसी एक्टिविटी पर कंट्रोल लगा सकते हैं। फिर लैंड के यूटिलाइजेशन पे, तो हमारे इंडिया में प्लेन एरिया जो है वो 43% में है जो एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल यूज में है। प्लेट्यूज का कवर 27% है जहां से मिनरल और फॉरेस्ट हैं, और माउंटेन रीजन में 30% जिसमें रिवर और टूरिज्म एक्टिविटीज होती हैं। क्लियर है? और डिग्रेडेशन के कॉजेस, माइनिंग, ग्रेजिंग, इरिगेशन, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं।